तो आज हम इस वीडियो में जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो कंसेप्ट है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और एरिया वेक्टर। पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग सपोज कीजिए कि ये है मेरे पास एक नोटबुक, और अगर मैं आपको बोलूं कि इस नोटबुक का ये जो एरिया है टॉप साइड का, इसका एरिया वेक्टर बताएं, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये जो मार्कर है, इसके ऊपर, ये होगा इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये है इसका एरिया वेक्टर। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे इस कैमरा पे, तो आप लोगों को एक इस साइड का भी एरिया दिखेगा। एक टॉप एरिया है, इसका एरिया वेक्टर हुआ इस तरह से। एक एरिया आपको ये भी दिखेगा। अगर मैं इस एरिया का एरिया वेक्टर बोलूं तो वो होगा इस तरह से परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और एक सरफेस आपका ये है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इस बोर्ड का एरिया वेक्टर बोलूं तो वो भी इस तरह से आएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस तरह से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सपोज कीजिए ये है मेरे पास कोई सरफेस एस, और उस सरफेस का मैं एक छोटा सा पार्ट लूं जिसको मैं बोलूंगा ds, तो उसके परपेंडिकुलर होगा दिस एरिया वेक्टर ds, और इसको लिखेंगे हम लोग ds और n कैप। n कैप क्या है? n कैप इसकी डायरेक्शन बताएगा। n कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अब इसी पर ही मैं साथ में ऐड करूंगा एरिया वेक्टर। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। इसी पर मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing from the surface of conductor, passing normally वर्ड आप लोग ऐड कर लें। नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर। तो सपोज कीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या हुआ, तो आप लोग उसके लिए फिर से आप लोग एक सरफेस देखें। ये है एक सरफेस, सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं। ये मार्कर सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस तरह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से नॉर्मली पास आउट करेंगी, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज कीजिए कि इस साइड से 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, और उसमें से 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नोटबुक को क्रॉस करती हुई पास आउट करती हैं। इस तरफ से 20 से पास करती हैं, 30 आउट जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ये जो 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस नोटबुक से पास कर रही हैं नॉर्मली, वो हम लोग कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। बाकी 30 फ्लक्स का पार्ट नहीं होंगे। अब इसी चीज को मैं दो तरह से बोल सकता था। अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसके एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री बनाती हैं, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल टू एरिया वेक्टर, दैट विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक है इसका प्लेन, उसके नॉर्मल, अलग बात हुई, और एक है इसका एरिया वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर।
सॉरी उसके साथ पैरेलल, वो अलग बात है। तो दोनों एरिया वेक्टर और प्लेन, आई होप आप लोग आइडिया ले पा रहे होंगे। तो सपोज कीजिए ये है मेरे पास कोई कंडक्टर और इससे ये गई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये भी आप लोग ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इस पॉइंट पर मैं लेता हूं एक स्मॉल सरफेस ds, और स्मॉल सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में है ds वेक्टर। ds वेक्टर इज एरिया वेक्टर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज कीजिए एंगल बनाती है थीटा। तो फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स पर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे जो इसके प्लेन से नॉर्मली हो, या तो मैं ऐसे बोलूं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैं वो कंपोनेंट लूंगा जो इसके एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल हो। व्हिच मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैं एक कंपोनेंट लूंगा, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये है थीटा, तो इस तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं लूंगा ई कॉस थीटा कंपोनेंट, क्योंकि वो कंपोनेंट एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल है। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आता है जो उसके एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल हो या उसके प्लेन के साथ नॉर्मल हो। सो फ्लक्स क्या होगा? तो so small amount of flux will be equal to E cos of theta and ds। और अगर इसी को मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ E ds cos of theta, और वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ये बन जाएगा E डॉट ds। और कंप्लीट अगर मेरे को फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, कंप्लीट फ्लक्स, तो उसके लिए इसको इंटीग्रेट करें, फाई विल बी इक्वल टू डी फाई सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds। सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds। तो ये होगा आप लोगों का फ्लक्स। इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्लक्स पर आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा, या ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो ds के साथ पैरेलल हो वो पार्टिसिपेट करेगा। अभी इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और फ्लक्स मिनिमम कब होगा, और इसकी यूनिट्स डिस्कस करेंगे हम लोग। सो सपोज कीजिए कि अगर if theta is equal to 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? थीटा 0 डिग्री का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो आपका फ्लक्स क्या होगा? सो डी फाई की वैल्यू क्या मिलेगी? डी फाई कॉस 0 दैट विल बी इक्वल टू ई डी एस विच इज मैक्सिमम फ्लक्स। तो आप लोग देखिएगा, सपोज कीजिए ये है मेरा कोई एरिया, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल, तो थीटा की वैल्यू होगी 0, क्योंकि थीटा एंगल है इसके एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो डी फाई की वैल्यू होगी ई डी एस विच इज मैक्सिमम फ्लक्स 0.1, और थीटा 0 का मतलब, आप लोग दो मतलब है इसके, थीटा 0 का मतलब ये हुआ कि जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल,
एक मतलब इसका ये है, और सेकंड मतलब इसका ये हुआ, सेकंड इसी चीज का सेकंड इस तरह से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस या प्लेन ऑफ सरफेस आर परपेंडिकुलर। अगर मैं प्लेन की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 डिग्री पर वो परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो वो आप लोगों के पैरेलल हुए। सेकंड केस है इफ थीटा इक्वल टू, इसी पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इफ थीटा इक्वल टू, सपोज कीजिए इफ थीटा इक्वल टू, नेक्स्ट केस आप लोग ले लीजिए 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री तो क्या मतलब हुआ, तो आपका E डॉट डी एस cos 90 0, तो फ्लक्स E डी फाई की वैल्यू चली जाएगी 0, विच इज नो फ्लक्स, कोई फ्लक्स नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री कब होगा, देखिए 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये है हम लोगों का कोई सरफेस और ये डस्टर मान लीजिए उसका एरिया वेक्टर है, दैट इज ds, और ये है आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आप लोगों का कंडक्टर, डस्टर है हम लोगों का एरिया वेक्टर, और ये जो मार्कर है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और केस है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास करेगी, ऐसे अगर इस तरह से पास करेगी तो कंडक्टर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर पाएगी, 0। पिछले केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से थी, ये था प्लेन, ये है एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर के पैरेलल, तो पैरेलल मीन्स इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी और क्रॉस करती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रही है 90 डिग्री, विच मीन इस तरह से आएगी, तो प्लेन से बिल्कुल पास नहीं कर पाएगी, जिस करके फ्लक्स होगा आप लोगों का 0। तो थीटा 90 का मतलब हुआ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और सेकंड इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ सरफेस आर प्लेन ऑफ सरफेस के पैरेलली ये पास कर रही है, उसको क्रॉस करके नहीं पास कर रही है। तो ये है उसका सेकंड केस। तो आप लोग याद रखिए कि 90 डिग्री पर 0 होगी, और आपका जब 0 डिग्री थी तो आपका फ्लक्स मैक्सिमम था। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एंगल होगा, या एरिया वेक्टर और प्लेन का आपस में किस तरह से क्या एंगल होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी इसी पर आगे हम लोगों का, आप लोग यूनिट्स जरूर इसकी डिराइव कर लें, यूनिट्स क्या होगी और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यूनिट, तो बेसिक क्या फॉर्मूला बना, दैट इज डी फाई ई डॉट डी एस। तो अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, विच मीन्स न्यूटन कूलम इनवर्स, और ये है एरिया तो मीटर स्क्वायर। तो यूनिट बन गई न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। और डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो फिर से ये होगा आप लोगों का F, साइड में इधर डिराइव कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला F ओवर Q, और फोर्स का है mLT-2, और चार्ज का होगा AT, और इसके साथ है एरिया भी। तो एरिया का आप लोग लिख लो साथ में, एरिया का बनेगा L स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, दैट इज L क्यूब T-3 A माइनस। तो ये है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को बेसिक कुछ आइडिया जरूर मिला होगा। बाकी आने वाले आर्टिकल्स के ऊपर आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे।
अभी जो नेक्स्ट हम लोगों का आर्टिकल आएगा इससे नेक्स्ट, वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है गॉस थ्योरम। थैंक यू।